माना कि हर सबक किताबों से नहीं मिलते हैं, कुछ सबक जिंदगी खुद ब खुद सिखा देती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, जिंदगी संवारने के लिए लड़ना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो हमें लड़ना है और हमें बहुत कुछ समझना है। हमें अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बेहतर ढंग से करना है। इसी अभिप्राय के साथ, इसी महत्वपूर्ण अभिलाषा और उद्देश्य के साथ हम आपको एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में जोड़ना चाहते हैं और आज आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं कुषाण वंश पार्ट 2 एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कनिष्क की कहानी। कनिष्क, महान सम्राट कनिष्क की कहानी। कनिष्क जिसका जन्म कहाँ हुआ, जिसके माता पिता कौन थे, कनिष्क किस वंश से संबंधित था, आदि महत्वपूर्ण राज्य पर, हिस्से पर, जिस पर आज भी इतिहासकार कायम नहीं है, जिस पर आज भी इतिहासकार बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ भी बता पाने में असफल रहे हैं या नहीं बता पाए हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि कनिष्क एक महान राजा जरूर था, परंतु इसके जन्म के बारे में अंधकार है। इसके इतिहास वहाँ गवाही नहीं दे रहा है, इतिहास चुप है, मौन है, कह नहीं पा रहा है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। इतिहासकार ये बात बता नहीं पा रहे हम लोगों को कि जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे। ऐसी तमाम चीज़ों पर अभी भी आपवादिक मामले या विवाद चल रहे हैं और उन विवादों से पर्दा हटेगा जरूर फिलहाल, लेकिन हमारा दृष्टिकोण वो होना चाहिए कि कनिष्क से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए कितना काफ़ी नाकाफ़ी हो सकता है, हम उसे निचोड़ने आए हैं। हम वही तथ्य चुराएंगे यहाँ से, इस महत्वपूर्ण कहानी से उन तमाम लम्हों को ले जाएंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतिहास जाने कब इनके सही सही प्रमाण लाएगा, लेकिन अभी जितने प्रमाण हमें मिले हुए हैं, जहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है, हमारा दायित्व है कि हम उस चीज़ को समझें। हमारा कार्यक्षेत्र होता है कि हम इसे हमेशा कहानी की तरह प्रोवाइड कराना चाहते हैं साथियों, जिससे आपको बेहतर लगे और बेहतर ढंग से एक ही बार में आप यहीं इसी मंच पर सुनने के बाद आपको याद हो जाए। तो कनिष्क जिसके जाति, धर्म और जीवन से महत्वपूर्ण राज्य और रहस्य पर आज भी पर्दा बना हुआ है। कनिष्क का जन्म कुछ इतिहासकार 278 ईस्वी के बाद मानते हैं, इसके वंश की बात मानते हैं, इसके राजा बनने की बात मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है 78 ईस्वी, जिसे हम लोग शक संवत कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय कैलेंडर कह सकते हैं अपने भारत का। इसकी शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। तो कुछ लोग का मानना ये है। तो अलग अलग मत हैं, अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण बन सकते हैं। फिलहाल हमारा काम देखना, हम अगर कनिष्क की कहानी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास साक्ष्य होनी चाहिए और उन्हीं साक्ष्यों में हम कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य का जिक्र आपके सामने कर सकते हैं। जैसे एक है रैवतक अभिलेख, इसका जिक्र हमने पहले एपिसोड में भी किया था। रैवतक अभिलेख जो ये बताता था कि बिम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, उसके दूसरे शासक के रूप में बिम कडफिसेस आता है, जिसका उल्लेख रैवतक अभिलेख कर रहा है। और अब देखना, रैवतक अभिलेख कनिष्क की भी कहानी बताएगा। रैवतक अभिलेख कनिष्क से संबंधी महत्वपूर्ण बातों को भी आपको जानकारी देगा। रैवतक के बाद देखना, एक है मणिक्याल, पंजाब का है ये, मणिक्याल अभिलेख पंजाब का। दूसरा देखिएगा सुई बिहार, सुई बिहार अभिलेख, ये हो गया। एक है सांची, सांची अभिलेख, और एक है आपका मथुरा, मथुरा अभिलेख। अच्छा, एक बात तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, इतनी पुरानी बातों पर हम 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल की बातों को याद नहीं रख पाते हैं। हम इतनी पुरानी बातों को कैसे याद रखते हैं और क्या अनुमान लगाते हैं, ऐसा जीवन कैसा रहा होगा। तो इतिहासकार जो होते हैं वो कोई अलग से नहीं आते, उनके लिए कोई अलग से मशीन नहीं है, वो इसी से सेटअप करते हैं कि अगर मथुरा अभिलेख मिला है, इसका मतलब ये मायने है कि कनिष्क का शासन मथुरा पर रहा होगा। सांची अभिलेख ये बताएगा कि कनिष्क का शासन यहाँ था। मणिक्याल अभिलेख ये बताएगा कि कनिष्क का शासन पंजाब में था। चीज़ों को समझ पा रहे हैं साथियों? तो इस तरीके से इतिहासकार बातों को गहनता से लेते हैं और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को आप तक प्रेषित करते हैं, और वही उद्देश्य इनका भी है। देखना, तो रैवतक अभिलेख बहुत कुछ गवाही देता है, मणिक्याल अभिलेख गवाही देता है, सुई बिहार बताएगा, सांची बताएगा और मथुरा बताएगा। इनमें सबसे फेमस बात यही होगी रैवतक की, जो कि सुर्ख कोतल में मिला था। सुर्ख कोतल ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको
अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, जी हाँ। सुर्ख कोतल आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, इसकी खोज की थी बिकनर महोदय ने, बिकनर ने। और ये किस लिपि में लिखी गई है? किलक लिपि, किलक लिपि में इसकी रचना की गई है। और भाषा कौन सी है? तो भाषा है इसकी यूनानी भाषा। इस लिपि में ये बात बोली गई है कि कनिष्क कौन था, कनिष्क खुद को क्या बताया हुआ है। इस अभिलेख बहुत कुछ बताने का प्रयास करेगा। मैंने अभी आपसे कहा है कि किसी को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रमाण पता नहीं है, बहुत से इतिहासकार इसे अलग अलग रूप में मानते हैं। स्टेनोफेनो नाम के एक इतिहासकार थे, उनका कहना था कि ये यूची जो जाति थी, जनजाति, खानाबदोश जनजाति, जो पहले एपिसोड में जिसका जिक्र किया था, यूची जनजाति की एक बहुत ही छोटी इकाई थी, उससे कनिष्क आया था। अगर सोचो दूसरी इकाई से कनिष्क आता तो बिम कडफिसेस का ये पुत्र कैसे कहलाएगा? क्योंकि बिम कडफिसेस तो दूसरी इकाई का था, सुयुंग। इस सारी बातों पर तो हम बात कर चुके हैं पहले एपिसोड में, इसलिए अगर क्रमबद्ध तरीका आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही सहजता से इतिहास समझ में आएगा। तो अलग अलग मत है, बहरहाल जो हमें साक्ष्य है हमारे पास, हम अगर उस साक्ष्य के अनुसार चलेंगे तो चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। देखिएगा यह अभिलेख में कनिष्क स्वयं को, देखो कनिष्क स्वयं को, इसलिए मैं स्वयं लिख दे रहा हूँ, स्वयं को देवदूत कहता है। कनिष्क स्वयं को देवदूत कहता है। और देवदूत की प्रणाली कहाँ से ली गई है? चीन से। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं चीन से भी हमारे कनिष्क का नाता रिश्ता रहा है। क्या कनिष्क ने चीन पर युद्ध जीता है? क्या कनिष्क ने कुछ चीन के हिस्से को अपनाया था, या कनिष्क वहाँ हार गया था? ऐसे तमाम बातों पर अभी पर्दा हटेगा, फिलहाल कहानी के साथ जुड़े रहें। देखिएगा स्वयं देवदूत कहता है, ये प्रथा कहाँ से ली गई है? चीन से। देखना, और देखना ये क्या कहता है, स्वयं को बिम कडफिसेस का पुत्र बताता है। बिम कडफिसेस का पुत्र, स्वयं को बिम कडफिसेस का पुत्र बताता है। और हमने आपसे कहा भी था ये वंशावली जताएगा। कौन सा अभिलेख? कुषाण वंश की वंशावली का जिक्र करता है। तो हमने आपसे कहा था पहले ही पार्ट में, रैवतक अभिलेख इसके वंशावली का दृष्टिकोण या वंशावली के बारे में बताएगा। तो ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कनिष्क स्वयं रैवतक अभिलेख में बोला है कि मैं देवदूत हूँ, और देवदूत जैसे प्रचलन प्रथा कहाँ थी? चीन की। इससे पता चलता है कि चीन से कुछ तो नाता रहा है। तो जो कहानी है अभी हम आगे बताएंगे, फिलहाल यहाँ समझिएगा। और खुद को कहता है कि मैं बिम कडफिसेस का पुत्र हूँ। अब साक्ष्य ये मिल रहा है, बाकी इतिहासकार स्टेनोफेनो क्यों कह रहे हैं वो जाने, स्टेनोफेनो उसको यूची जाति के दूसरे कबीले से क्यों जोड़ रहे हैं वो जाने, उनके पास क्या प्रमाण है, उसको ये प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। फिलहाल ये जो प्रमाण आपके सामने आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। देखिएगा अभी हमने फिलहाल कहा भी बहुत से इतिहासकार हैं, बहुत से इतिहासकार जैसे मार्शल साहब हैं। मार्शल साहब कहते हैं कि कनिष्क 278 ईस्वी के आसपास राजा बना था। अगर ऐसा होता तो गुप्त वंश का संस्थापक केदार को ना मार देता। केदार का मतलब कुषाण वंश का अंतिम शासक केदार था। अगर यहाँ तक पहुँच जाओगे आप तो फिर तो गुप्त वंश आ जाएगा, और कनिष्क यहाँ राजा बनेगा, फिर तो कनिष्क को मारा जाना चाहिए था। इसलिए मार्शल साहब भी कहीं ना कहीं त्रुटि के शिकार हैं, लेकिन सोच है, बेहतर है, और इन लोगों ने अपने साक्ष्य प्रमाण हम लोगों के तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इसी दृष्टिकोण में देखना, कुछ हमारे इतिहासकारों का कहना है कि कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बनता है, 78 ईस्वी में, और ये 101 ईस्वी तक रहता है। 101 ईस्वी सबसे ज़्यादा प्रमाणिक यही है। इसी को हम लोग शक संवत कहते हैं, शक संवत कहते हैं। इसी वर्ष हमारे भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर लीजिए, अद्भुत है ना। राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष 78 ईस्वी है। किसने चालू किया? कनिष्क ने। अब हमारे पास कैलेंडर आ चुके हैं साथियों, कैलेंडर। अब हमारे पास महीने होंगे, हमारे पास समय होगा, हमारे पास चीज़ों को जानने का, इतने समय में ये कार्य संपादित किया जाएगा। पहले कैसे होता था? पहले इस तरीके की व्यवस्था नहीं रही होगी। राष्ट्रीय कैलेंडर सबका अपना दृष्टिकोण रहा होगा कि मैं इस समय के अनुसार, जैसे एक मोहल्ला है वो अपने हिसाब से जी रहा था, दूसरा मोहल्ला अपने हिसाब से जी रहा था। पूरे देश का एक कैलेंडर नहीं था। लेकिन अब
राष्ट्रीय कैलेंडर का मतलब पूरे देश में एक ही तारीख हो रही है और एक ही हिसाब से हर जगह का अब ये संचालन किया जाएगा। जितने दूर तक इसका शासन रहा होगा वहाँ तक इसने राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत की। तो शक संवत की शुरुआत समझ रहे हैं ना आप, 78 ईस्वी को ही माना जाता है शक संवत या राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रारंभ। कितने लोग, कितने साक्ष्य हैं, क्या प्रमाण है, कितने लोग इस बात को मानने के लिए राजी हैं, कौन कौन से देखना जरा। एक है फर्ग्यूसन साहब, एक है एच.सी. चौधरी साहब, ये सब इतिहासकार हैं, एच.सी. चौधरी साहब, और एक है रैम्पसन साहब है, और एक है ओल्डबर्ग। ये सारे लोगों का मानना है, इन सारे लोगों का मानना है कि कनिष्क का शासन यहीं से था। तो बहुत से इतिहासकार देखना यहाँ लाइन लग गई है, और अपवादिक मामले में उस जहाँ विवाद खड़ा है वहाँ बहुत कम लोग साथ में खड़े हैं, लेकिन यहाँ जहाँ साक्ष्यों की प्रामाणिकता सिद्ध कर पा रहे हैं लोग, यहाँ ज़्यादा लोगों की तादाद है। मैंने आपसे कहा भी ये महत्वपूर्ण है और इसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क शासन कर रहा है, बिमकड़फिसेस का पुत्र है ये, कहा जाता है, इतिहास बहुत कुछ कहता है। बिमकड़फिसेस जब मर जाता है तो तक्षशिला समझ रहे हैं ना आप, कई बार हमने इसका जिक्र कर लिया है। तक्षशिला का जो गवर्नर हुआ करता था उस समय, उसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। कनिष्क जो कि खतरनाक था, इन पर आक्रमण कर देता है और इनको जीत लेता है। कहता नहीं, राजा तो हम ही रहेंगे, तुम जैसे सिपाहियों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। तो कनिष्क ने शुरू से ही खुद को साबित करना चाहा और किया भी, और कनिष्क स्वयं को राजा घोषित करता है, स्वयं राजा बनता है, और इस समय से इसका शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। चलिए ठीक ठाक यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिएगा महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं, कनिष्क को उपाधि कौन कौन सी मिली है। देखना उपाधि, ये राजा इतिहासकार लगभग आप सोचो कि पहले जो राजा हुआ करते थे वो स्वयं को ही कुछ ना कुछ बताया करते थे, या कुछ यात्री जिन्होंने रचना की है उन लोगों ने भी अलग अलग नाम दे रखे हैं। ज़्यादातर राजाओं ने उपाधियां स्वयं ले ली हैं, खुद ही बता दिया मैं महाराजाधिराज हूँ, खुद ही बता दिया मैं ऐसा हूँ। ठीक है, यहाँ चीज़ों को समझिएगा। उपाधियाँ इसे कौन कौन सी मिली हैं, इसे एक उपाधि देखना, अभी आपके सामने मैंने उल्लिखित ही किया था देवपुत्र की। देवपुत्र इसने स्वयं को कहा था ना, देखो कहाँ गया, इसने अभी स्वयं को देवदूत कहा, या देवपुत्र कह सकते हैं, खुद को देवपुत्र कहा, देवदूत, देवपुत्र, ये बात इसने बोली। यहाँ देखिएगा दूसरी बात, सहानुशाही इसने कहा है, इसे उपाधि मिली है। ये है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त का है प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये गवाही देता है कि इसकी उपाधि क्या थी, सहानुशाही की। इसने खुद को सम्मानित किया था, सहानुशाही इसको उपाधि मिली थी। ये कहाँ उल्लेख है इसका, प्रयाग प्रशस्ति में। और देखिएगा एक महत्वपूर्ण और है इसमें, साहो। इसका मतलब है साओ साहो का अगर हम हिंदी बात करें तो शहंशाह होगा। साहो का, यानी ये इसकी उपाधि थी, ये उपाधि थी, ये भी उपाधि है। एक उपाधि देखना, इसे फारसी भाषा में मिली है, साओ नाओ कनिष्के। ये कौन सी भाषा में है, फारसी भाषा में। ये कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में। देखना चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप, कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से जान पा रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ से इसका शासन चल रहा है। उपाधियाँ राजा स्वयं को देता था या कुछ लोग दे दिया करते थे। तो इसको कुछ उपाधि यानी सम्मान मिला हुआ था, एक तो देवपुत्र, एक तो सहानुशाही, इसका जिक्र यहाँ किया गया है। साओ नाओ साहो, इसका अर्थ था शहंशाह। साओ नाओ कनिष्क, ये फारसी भाषा में भी इसको इस तरीके की उपाधि मिली है। इससे बहुत कुछ इंगित होता है कि यह एक ऐसा शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय शासन किया था, केवल भारत पर ही नहीं, इसने फारस, देख रहे हैं फारस तक पहुंच गया ये, फारसी, अफगानिस्तान, ऐसे तमाम जगहों पर, पूरे यूनानियों पर, तमाम जगह इसने शासन किया। इसका मतलब इसने अंतर्राष्ट्रीय राज्य संगठन का चित्रांकन हमारे भारत को दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय शासन कैसे करते हैं और किन किन भाषाओं पर इसका दृष्टिकोण बना रहा। आगे की कहानी समझने के लिए
हमारे साथ बने रहें और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब कनिष्क के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं। अब देखना जरा, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य ये है जो गवाही देते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था, कनिष्क किस जगह अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ था। आइए समझते हैं। देखिएगा जरा, हम अगर बात करते हैं राजनैतिक विस्तार का, इसे हम राजनैतिक विस्तार कह सकते हैं। राजनीतिक विस्तार का मतलब हुआ राजनैतिक विस्तार। राजनैतिक विस्तार का तात्पर्य किससे है, यहां समझना यह है कि एक कनिष्कपुर इसने बसाया हुआ था कश्मीर में। देखना, इसने एक नगर बसाया कहां पर, कश्मीर में, जिसका नाम था कनिष्कपुर। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कनिष्क जिसका साम्राज्य कश्मीर में था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसी बातों को मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर मैं जिस शहर जिस राज्य का नाम लूंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब हुआ यहाँ कनिष्क का साम्राज्य विस्तार था। क्लियर है? तो कनिष्कपुर कश्मीर में बसाया किसने? कनिष्क ने। इसकी जानकारी दी किसने? कल्हड़ ने। कल्हड़ ने लिखा क्या है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है। साथियों, कश्मीर के इतिहास का इसी कश्मीर के इतिहास में कल्हड़ ने यह बात बोली है कि कनिष्क ने कश्मीर में कभी कनिष्कपुर नाम का शहर बसाया था। क्लियर है ना? ये बातें होंगी, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखना, एक हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था सुई बिहार अभिलेख। सुई बिहार अभिलेख ये बात कहता है कि कनिष्क ने सिंधु नदी के तराई क्षेत्र को जीत लिया था। सिंधु नदी के तराई क्षेत्रों को जीत लिया था। तराई क्षेत्रों को जीत लिया था। लीजिए, इससे ये पता चलेगा कि सिंधु नदी का वो एरिया जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी तमाम यूनानी शासक रहे थे, उन सब पर इसने अपना कब्जा जमा लिया था। इसका मतलब इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था, हमारे भारत से अलग भी था ये। तो सिंधु नदी के तराई क्षेत्रों को जीता, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया था। ये दूसरा शासक है जिसने भारत की सीमा को बाहर तक फैला दिया है। तो सिंधु नदी के तराई क्षेत्रों को जीतने का काम किया है। सुई बिहार अभिलेख इसकी गवाही देता है। आगे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था रैवतक अभिलेख। रैवतक अभिलेख में तमाम ऐसे शहरों का जिक्र है जिसका नाम आप सुन करके समझ जाएंगे। श्रावस्ती, श्रावस्ती में सोने के सिक्के मिले थे। मथुरा, पेशावर आपका हो जाएगा कौशाम्बी, साकेत वर्तमान का अयोध्या, पाटिलपुत्र और चंपा, ऐसे तमाम जगहों का जिक्र किया गया है। इससे पता चलता है कि कनिष्क का शासन यहाँ सब जगहों पर था। रैवतक अभिलेख ये गवाही देता है कि कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई थी, एक पेशावर जो कि पंजाब में पड़ेगा, आपको इससे पता चलेगा कि पंजाब में भी इसका शासन था। दूसरी राजधानी इसकी क्या थी? मथुरा। यानी ये राजधानियां थी, ध्यान देना, राजधानियां, सारी बातों का जिक्र मैं कर रहा हूं आपके साथ साथियों। राजधानियां थी पेशावर और मथुरा। अच्छा, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रारूप क्या होगा, कहानी कैसे समझ रहे हैं हम इस चीज़ों को? देखना, हम ये कह रहे हैं कि कनिष्क की कहानी हम ये समझ रहे हैं, हमारी जुबानी आप देख रहे हैं कनिष्क की कहानी। जैसे कहने का तात्पर्य हुआ कि कनिष्क 78 ईस्वी से शासन कर रहा है, सच संभव है, उसके कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण है, कुछ इतिहासकारों ने बात मानी है, स्वीकारी है, उसका जिक्र हमने आपके सामने किया। कनिष्क ने राजनीतिक सीमा को बहुत दूर तक फैला दिया था। इसका राजनीतिक विस्तार बहुत ही दूर तक था, यूनानों पर था, अफगानों पर था, ईरानों पर था। इसका मतलब हुआ कि इसने हमारी सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिया, अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली इसने हमें दी, जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब काम क्या होता है, देखना, इसके कुछ शहरों के साथ से कुछ प्रमाण है कि कहाँ कहाँ इसके जिक्र किए गए, उनका जिक्र मैंने कर दिया। अब जैसे पूछा जाए कि सिंधु के तराई क्षेत्रों को कनिष्क ने जीत लिया था, ये प्रमाण सिद्ध कौन करता है? कौन सा अभिलेख? सुई बिहार अभिलेख। कनिष्कपुर बसाया था कनिष्क ने, इसकी गवाही कौन देता है? कल्हड़ का राजतरंगिणी देता है। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब हम दे पाएंगे। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं? अब देखिएगा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। एक श्री धर्म पिटक है, बौद्ध धर्म है ना, ये श्री धर्म पिटक एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। श्री धर्म पिटक ये कहता है कि कनिष्क ने मगध को जीता, मगध को
जीत लिया। कनिष्क ने मगध को जीत लिया और वहां से क्या क्या लाया देखना जरा। अश्वघोष को लाता है, अश्वघोष एक विद्वान था, अश्वघोष को लाता है प्रथम। सेकेंड देखिए, एक अद्भुत मुर्गा लाता है, अद्भुत मुर्गा, ये चीजें पता नहीं क्या था ये, खैर। तीसरा देखिएगा, बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र ले आता है। समझिएगा कहानी, देखना। श्री धर्म पिटक ये कहता है, एक ग्रंथ है, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कनिष्क ने मगध को जीत लिया, और कनिष्क ने जब मगध को जीता तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अपने साथ लेकर चला जाता है। महत्वपूर्ण चीज क्या थी? एक विद्वान था जिसका नाम था अश्वघोष, उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरा, एक अद्भुत मुर्गा था, अद्भुत मुर्गा, अब हो सकता है वो क्या करता रहा वो कनिष्क जाने। इतिहासकार बस इतना कहते हैं, मुर्गा अद्भुत था इसीलिए वो ले गया, खाने के लिए नहीं ले गया था, अद्भुत मुर्गा था वो। अद्भुत का मतलब कुछ वो जानकार रहा होगा या समझदार, जैसे होते नहीं कुछ जानवर बहुत ही समझदार होते हैं, तो उसके अंदर कुछ अजीब सी क्वालिटी रही होगी उस मुर्गे के अंदर, तो अद्भुत मुर्गा ले जाता है। और बुद्ध का भिक्षा पात्र भी ले जाता है, बुद्ध जिसमें भिक्षा मांगा करते थे उस भिक्षा पात्र को भी ये वहां से ले आता है। प्रश्न प्रारूप बन चुका है, एग्जामिनर कहेगा बुद्ध का भिक्षा पात्र कनिष्क उठा लाया था, इस बाबत जानकारी, ये बेहतर जानकारी हमें कौन सा अभिलेख या कौन सा ग्रंथ या किस जगह से ये प्रमाण हमें मिलता है? तो उसका विकल्प होगा श्री धर्म पिटक से हमें प्रमाण मिलता है कि इन तीनों चीज़ों को जीतने के बाद, मगध जीतने के बाद कनिष्क अपने साथ ले गया था। क्लियर है? आगे की कहानी समझते चले साथियों। चीन की बात करें, चीन में उस समय हान वंश का शासन हुआ करता था। हान वंश का सेनापति क्या नाम था उसका? यान चाऊ। हान वंश का सेनापति था यान चाऊ, नाम भी ऐसे ही अजीब होते हैं। तो हान वंश का सेनापति था यान चाऊ, और हमारे कनिष्क ने इनके पास संदेश भेजता है। हमारा कनिष्क कहते हैं कि हम आपके घर शादी करना चाहते हैं, यानी आपकी पुत्री से हम विवाह करना चाहते हैं। यान चाऊ इस बात को सुनकर के क्रोधित हो जाता है। पुत्री खूबसूरत रही होगी, कनिष्क को अच्छा लगा होगा, कनिष्क ने कहा कि लाओ, यही बराती का ही प्रस्ताव भेज देते हैं शादी का। और जब इसने शादी का प्रस्ताव यहाँ भेजा है, यान चाऊ नाराज हो जाता है। यान चाऊ ने उसका विरोध किया और सख्त मना कर दिया। दोनों में युद्ध की घोषणा हो जाती है और दोनों में युद्ध होता है, जमकर युद्ध होता है, लेकिन कनिष्क यहाँ पराजित हो जाता है, कनिष्क हार जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखना, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हमारे यहाँ आता है। ह्वेनसांग जो कि एक विदेशी यात्री था, जिसे भ्रमणकारी कहते ही है, वो घूमता ही था ह्वेनसांग, लेकिन बहुत कुछ करके चले गए ह्वेनसांग चीन से आते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। और ह्वेनसांग कहते हैं, देखना अब वहीं का आदमी ये बात बोलेगा तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। ह्वेनसांग कहते हैं कि ये बात तो मैं मानूंगा कि यान चाऊ ने कनिष्क को हराया था, लेकिन मैं यह भी बात स्वीकारूंगा कि हिमालय के पीछे या हिमालय के तराई क्षेत्रों में चीन के महत्वपूर्ण कई हिस्सों को कनिष्क ने जीता था। लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमारे कनिष्क को हारी मिली थी, कनिष्क ने हमारा गौरव बढ़ाया है, कनिष्क ने चीन को हराया है। दावे के साथ ये बात बोली है किसने? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग कहता है कि कनिष्क ने चीन को हराने का काम किया है, कई भूभागों को कनिष्क ने जीत लिया था। भले ही यान चाऊ से हारा रहा होगा, लेकिन वो विशेष बात रही। इसके बाद उसने हिमालय के आसपास के जितने भी क्षेत्र चीन के अंडर रहे होंगे, उन सब पर कब्जा किसका था? कनिष्क का। कनिष्क ने सबको जीत लिया था। ये तमाम साक्ष्य आपके सामने उल्लिखित हैं और प्रश्न कुछ इसी प्रारूप में आते रहेंगे। ह्वेनसांग के बारे में आप जानिएगा, आप इन तमाम चीज़ों को इंगित करने का प्रयास करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब कनिष्क की कहानी को अब विराम देने का वक्त भी आ रहा है। बहरहाल हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अभी भी। जैसे कनिष्क ने वाकई में बाहर के कई क्षेत्रों को भी जीता था, जिसमें बुखारा, कांधार, ऐसे हमने आपसे बात भी किया था, समरकंद जहाँ से बाबर आया था, बुखारा, कांधार, समरकंद, इन सब जगहों को जीतने का काम किया था। वही बुखारा जहाँ से आपने सोनी माहीवाल की कहानी पढ़ी है।
जहाँ से माहीवाल आता है सोनी से मिलने, समझ रहे हैं ना। प्रेम कहानी सोनी माहीवाल की प्रेम कहानी कभी हम अपने इसी मंच से साझा करेंगे। फिलहाल अभी वो वक्त नहीं है, जब प्रेम कहानियों की बात आएगी तब हम उस पर जिक्र करेंगे। यहाँ समझ लीजिएगा, हम बात करने वाले हैं कि कनिष्क की मुद्राओं के बारे में। जो कनिष्क की मुद्रा थी वाकई में वो शुद्ध सोने की थी। तो सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला, ध्यान देना, सोने के सिक्के कईयों ने चलाए, मिनांडर ने चलाया, बिम कटफिसेस ने चलाया, कोई बात नहीं। सोने के सिक्के तो कईयों ने चलाए, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का काम किसने किया है? कनिष्क ने। बेहतर गुणवत्ता किसके सिक्के में थी? कनिष्क के सिक्के में थी। तो बेहतर गुणवत्ता वाले सिक्के कनिष्क ने चलाए हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब इसी तरीके से देना है आपको। तो शुद्ध सोने का सिक्का चलाया जिसे दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। समझ रहे हैं ना, मैं इतना ही लिखूंगा और आप इस बातों को समझते चलिए। मुद्रा है शुद्ध सोने की, जिसे कहा गया दीनार है, और इस सिक्के पर ब्राह्मण देवता का अंकन है, बौद्धों का अंकन है, बौद्ध धर्म का अंकन है, ईरानी देवता का अंकन है, यूनानी देवता का अंकन है। लीजिए, इसका तात्पर्य ये हो गया, सिद्ध हो गया काम ना, अंतरराष्ट्रीय सिक्का है ये, जहां ले जाओ वहीं चलेगा। यूनानी भाषा का इसलिए क्योंकि यूनान भी हमारे कब्जे में था, ईरानी इसलिए क्योंकि ईरानों का भी सम्मान करना था, वो भी हमारे कब्जे में था, बौद्ध धर्म इसलिए क्योंकि हमारे भारत में भी हमारा कब्जा है। इसका मतलब बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं और ब्राह्मण धर्म को भी मानने वाले हैं। तो किसी भी धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी धर्म को हम चोट नहीं मारेंगे। हम एक कुशल राजा अगर हैं तो समस्त प्रजा का मानसिक संतुलन बनाते हुए, उसकी सामाजिक स्थिति को परखते हुए हम उसकी रूपरेखा के अनुसार ही उसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। साथियों, हम कोई भी गलत परिवेश में नहीं जा सकते हैं। जब हम इतने बड़े शासन सत्ता संभाल रहे हैं, इतने बड़े क्षेत्र के हम मालिक हैं, तो इसका मतलब हुआ हमें अपने परिवार का संचालन किस तरीके से करना है, हमें इस चीज़ को तो समझना होगा ना। तो इसी कार्य दायित्व का निर्वहन कनिष्क कर रहा था और बेहतर ढंग से कर रहा था। देखना, उसने अपने मुद्रा पर सबका अंकन करवा दिया। इसने अपने मुद्रा पर देखना बौद्धों का अंकन कराया। बौद्धों का मतलब भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध का अंकन कराया, महात्मा बुद्ध का अंकन कराया। इसने अपने सिक्के पर स्तूप का अंकन कराया, यह भी बुद्ध धर्म से संबंधित था। इसने अपने सिक्के पर आसो का मतलब भगवान शंकर का, शिव का अंकन करवाया। इसके बाद देखना, इसने सूर्य का अंकन कराया है। इसने अपने सिक्के पर चंद्रमा का अंकन कराया है। ये लीजिए, ये हो गई ना बातें। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि ये सभी धर्मों को मान्यता दे रहा था और सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहा था। सभी लोगों को इंगित कर रहा था कि धर्म की वजह से किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म एक अलग मसला है, इससे हमारे सामाजिक दृष्टिकोण का केवल ताना बाना बुना जा सकता है, ना कि विकास किया जा सकता है। धर्म, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हर धर्म अपना एक अलग दृष्टिकोण और अलग मायने रखता है, ये हम लोगों का भी मानना ही है। हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, हम किसी अन्य के धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी धर्म की अवहेलना कर सकते हैं। हर धर्म अपने आप में उच्च दृष्टिकोण बनाए होता है। देखना कितना पुराना इतिहास है, कितना बड़ा शासक है ये, अंतर्राष्ट्रीय शासक है ये। इसके पास इतना शासन सत्ता, इतनी ज़्यादा भूभाग का ये मालिक है। इसके बावजूद इसने हर धर्म का सम्मान किया है कि नहीं किया है? हर धर्म का सम्मान किया। तब कोई संसद नहीं हुआ करती थी, राजा ही सब कुछ था। राजा जो कहता वही होता। राजा चाहता तो कह देता नहीं, केवल यही धर्म माना जाएगा, केवल ब्राह्मण धर्म ही माना जाएगा। राजा चाहता तो करता, लेकिन नहीं। राजा तब भी एक मानवीय जीवन जी रहा था, मानवीय गुण था उसके अंदर। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया और इस तरीके से एक दृष्टिकोण दिया हमारे इतिहास को समझने के लिए और हमें जानने के लिए। क्लियर है? आगे देखिएगा, एक जगह इसको साक्ष्य मिला है, इसने कोट पहना हुआ है और कुलही पहना है। कोट, कुलही और सलवार। एक जगह कनिष्क को दिखाया गया है, कोट पहना है, कुलही का मतलब टोपी पहना है, और सलवार तो आप समझ ही रहे हैं। कोट, कुलही और सलवार ये कौन पहनता है? ये हमारे भारत में अब बहुत ही तेजी से चल रहा है। देखना कितने पुराने इतिहास को आज जिक्र हो रहा है और अब हम इसका बहुत ही बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। और ये काम कहाँ का था? यूनानी भाषा, यूनानी ड्रेस ही है, यूनानी ड्रेस है। इससे पता चलता है कि देखना कि
हम जब यूनान जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को देख रहे हैं, जीत चुके हैं यूनान को, अब वहाँ की संस्कृति को हम देख रहे हैं, वहाँ के पहनावे को समझ रहे हैं, वो वेशभूषा हम भी पहन रहे हैं। आप सोचोगे कौन सा दर, आज भी है। जब अब शादी होती है ना लोगों की, तो सबसे पहला ऑर्डर होता है किसका? शेरवानी का। वो जो नीचे पहन रखे हैं ना आप, वो सलवार है, तगड़ी सलवार है जो एकदम टाइट होती है, वो वाली सलवार पहनता है पुरुष। और कोट तो आप पहन ही रहे हो ऊपर से, वही कोट पहना, सलवार पहना और टोपी लगाया हुआ है, यानी वही शेरवानी पहना हुआ है। और ये आई कहाँ से? यूनानी ड्रेस है ये जो आप पहनते हैं। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बना रहा और इन चीज़ों को आप जान पाएँ। कनिष्क की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण हिस्से को आपको समझा और बता पा रहे हैं। देखिएगा, कनिष्क के समय में एक डॉक्टर हुआ करते थे, चरक। इन्होंने लिखा है चरक संहिता। चरक संहिता, ये एक काय चिकित्सक थे। देखिएगा कितनी बातों को मैं बता रहा हूं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये काय चिकित्सक थे। काय का मतलब काया, काया का मतलब शारीरिक, यानी हमारी त्वचा, स्किन जैसे प्रॉब्लम की ये बड़े ही रोग विशेषज्ञ थे। यानी इनको बड़ी जानकारी थी इसके बारे में कि हमें क्या क्या हो सकता है, हमारे शरीर में कौन कौन से विकार हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर थे ये, चरक संहिता, काय चिकित्सक, वैद्य थे ये। चरक नाम के वैद्य किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के शासनकाल में। क्या लिखा उन्होंने? चरक संहिता लिखा। और ये एक काय चिकित्सक थे। जो चरक संहिता है ये इतने से काम नहीं चलेगा, देखना जरा, ये चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है इसे। यानी आपके जो डॉक्टर हैं, या कह सकते हैं विश्वकोश का मतलब संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल सकती है एक बेहतर प्रणाली जीवन निर्वहन करने के लिए, जीवन की काया को सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए सब कुछ है इसमें। इसलिए इसे चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कह रहे हैं। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताऊंगा आपको। आदर्श हॉस्पिटल, आदर्श अस्पताल जिसे कहते हैं, हॉस्पिटल तो वहाँ लिखा नहीं गया होगा। आदर्श हॉस्पिटल बनाने की रूपरेखा आपको कहाँ मिल जाएगी? चरक संहिता में। अगर आपको आदर्श हॉस्पिटल बनाना है तो उसकी रूपरेखा आपको चरक संहिता में मिल जाएगी। ये तमाम कहानी आपसे जुड़ी रही। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत हुई है। इसका मतलब कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहा है। कनिष्क इसीलिए मगध से भगवान या महात्मा बुद्ध की भिक्षा पात्र को उठा लाया था। समझ रहे हैं? इसने भी बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करना चाहा कनिष्क ने। और फिलहाल यहाँ तक की कहानी, अब आपके कनिष्क की कहानी पूरी होती है। चौथी बौद्ध संगीत याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत इसी के शासन काल में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में ही आयोजित की गई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कई बार। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको स्क्रीनशॉट देना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया और आपकी तैयारी, आज की क्लास, आज का कंटेंट, कनिष्क की कहानी आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है साथियों। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।